सितंबर 2023 कब्जा की गई क्रीमिया। एक ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल ने हाल ही में उस वस्तु को नष्ट कर दिया जिसे रूस अदृश्य मानता था। यह कोई आम सैन्य लक्ष्य नहीं था। यह पुतिन के सबसे गुप्त ऑपरेशन का मुख्यालय था। मैं शैडो फ्लीट के कमांड की बात कर रहा हूं, जो अरबों डॉलर के अवैध तेल व्यापार में लिप्त है। उस समय पुतिन ने सोचा था कि उसने सिर्फ एक इमारत खोई है। उसे यूक्रेन की शुरुआत का अंदाजा नहीं था, क्योंकि इस हमले के बाद जो हुआ उसने खेल के सारे नियम ही बदल दिए। यूक्रेन मुख्यालय पर ही नहीं रुका, वे खुद जहाजों के पीछे गए। और अब 2025 में दुनिया भर के महासागरों में कुछ असाधारण हो रहा है। रूसी तेल टैंकर भूमध्य सागर से लेकर बाल्टिक सागर तक रहस्यमय तरीके से फट रहे हैं। लेकिन एक ऐसा देश जिसकी लगभग कोई नौसेना नहीं है, ने पुतिन की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में कैसे बदल दिया। असल में क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें पहले लक्ष्य को जानना होगा। रूसी शैडो फ्लीट सिर्फ पुराने जहाजों का एक समूह नहीं है जो समुद्रों में भटक रहे हैं। यह पुतिन की युद्ध मशीन को चलाए रखने वाला मुख्य धन स्रोत है। जब पश्चिमी देशों ने 2022 में रूसी तेल पर भारी प्रतिबंध लगाए, तो पुतिन के सामने एक समस्या आ गई। अपनी जंग को फंड करने के लिए अरबों डॉलर का तेल बेचना कैसे जारी रखा जाए। इसका जवाब एक साथ शानदार व निराशाजनक रहा। उसने एक भूतिया बेड़ा बनाने का निर्णय लिया। यह बेड़ा 100 से भी कम जहाजों से बढ़कर 400 से लेकर 1400 टैंकरों तक पहुंच गया। ये जहाज छाया में काम करते हैं। पनामा, लाइबेरिया और माल्टा जैसे देशों के झूठे झंडों का प्रयोग करते हुए वे वही करते हैं जिसे विशेषज्ञ धोखाधड़ी वाली नौवहन कहते हैं। जब वे देखे नहीं जाना चाहते तो अपने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं, दस्तावेजों में हेरफेर करते हैं, लगातार अपना नाम बदलते हैं और समुद्र के बीच में तेल का ट्रांसफर करते हैं ताकि माल की रूसी उत्पत्ति छुपा सके। जो बात इस बेड़े को और भी ज्यादा चिंता का विषय बनाती है, वह है जहाजों की उम्र। हम 20 से 25 साल पुराने तेल टैंकरों के बारे में बात कर रहे हैं। यह वैश्विक औसत 13 साल से कहीं ज्यादा है। यह असली तैरती हुई टाइम बम है जो महासागरों में चल रही है, जिनकी देखरेख और बीमा संदिग्ध और अविश्वसनीय है। लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि पुतिन ये जोखिम उठाने को क्यों तैयार थे। फरवरी 2022 से जून 2025 के बीच रूस ने सिर्फ तेल की बिक्री से 610 अरब डॉलर से भी ज्यादा की कमाई की, और शैडो फ्लीट इस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिम्मेदार थी। 2024 में रूस का 83% कच्चा तेल इन्हीं अवैध जहाजों के जरिए ले जाया गया था। पुतिन के लिए शैडो फ्लीट का हर टैंकर लाखों डॉलर की आमदनी का प्रतीक है, जो पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रोकी जानी चाहिए थी। समस्या यह है कि यूक्रेन भी यह बात जानता था। यहीं पर यूक्रेनियों ने एक अप्रत्याशित जवाब तैयार किया। यदि पश्चिमी देश जहाजों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, तो यूक्रेन उन्हें विस्फोटकों से रोकेगा। और यूक्रेन का यह कारनामा करने के लिए उसका गुप्त हथियार है, जिसका नाम और उपनाम दोनों है। ये हैं नौसैनिक ड्रोन सीबेबी और मागुरा। ये साधारण रिमोट खिलौने नहीं है। सीबेबी 6 मीटर लंबा है। यह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है और 850 किलो विस्फोटक को 1000 किलोमीटर तक ले जा सकता है। यह एक विशाल और स्मार्ट टॉर्पीडो जैसा है। वहीं मागुरा छोटा, तेज और ज्यादा फुर्तीला है। सबसे उन्नत मॉडल मागुरा 7 मीटर लंबा है और 650 किलो विस्फोटक ले जा सकता है।
परंतु यहां एक आश्चर्यजनक बात है। ये ड्रोन न सिर्फ जहाजों पर हमला करने के लिए है, इन्हें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस किया गया है, जिनमें मशहूर अमेरिकी AIM-9 साइडवाइंडर और सोवियत R-73 शामिल है। मई 2025 में एक मगुरा 20-7 ने इतिहास रच दिया जब उसने 2 रूसी Su-30 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। यह इतिहास में पहली बार था जब नौसैनिक ड्रोन ने लड़ाकू विमानों को मार गिराया। एक छोटी नाव के आकार का ड्रोन काला सागर में तैरते हुए ऊपर उड़ रहे रूसी लड़ाकू विमानों पर मिसाइलें दाग रहा है। ऐसा दृश्य कल्पना कीजिए। इस क्षमता ने हर यूक्रेनी नौसैनिक ड्रोन को दोहरी खतरे में बदल दिया है। अब पुतिन को न सिर्फ अपने जहाजों बल्कि उनकी सुरक्षा करने वाले विमानों की भी चिंता करनी होगी। लेकिन यूक्रेनी रणनीति की असली प्रतिभा तकनीक में नहीं बल्कि हमलों की सटीकता में है। सबसे प्रतीकात्मक घटनाओं में से एक 28 जनवरी 2025 को हुई थी। लक्ष्य था सी चार्म, एक तेल टैंकर जो मार्शल द्वीप समूह के झंडे के तहत तुर्की के तट पर चल रहा था। एक यूक्रेनी नौसैनिक ड्रोन ने जहाज के ढांचे में 1 मीटर का छेद कर दिया और प्रणोदन प्रणाली को पूरी तरह नष्ट कर दिया। जहाज बहाव में बह गया परंतु डूबा नहीं। यह पैटर्न सभी अगले हमलों में दोहराया गया। 4 फरवरी को ग्रेस फारूम की बारी थी, जो एक लाइबेरियाई झंडे वाला टैंकर था और लीबिया के टोब्रुक बंदरगाह पर था। प्रोपल्शन शाफ्ट आंतरिक विस्फोट से नष्ट हो गया। जहाज हाल ही में एक रूसी बंदरगाह गया था और प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए तेल ले जा रहा था। 15 फरवरी को वह हमला हुआ जो शायद अब तक का सबसे साहसी हमला था। सीजवेल नामक जहाज जो माल्टा के झंडे के तहत चल रहा था, इटली के सावुना बंदरगाह पर खड़ा था जब 2 एक साथ हुए धमाकों ने उसके ढांचे और स्टीयरिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। जांचकर्ताओं को अवतल विकृतियां मिली जो यह दर्शाती थीं कि विस्फोटकों का इस्तेमाल गोताखोरों या चुंबकीय उपकरणों द्वारा किया गया था। लेकिन फरवरी के अंत में हुआ हमला वह था जिसने दिखाया कि यूक्रेन कितनी दूर तक जाने को तैयार है। निशाना था कोआला, एक पेट्रोलियम टैंकर जो एंटीगुआ और बारबुडा के झंडे के तहत चल रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात थी हमले का स्थान, रूस के उस्तलुगा बंदरगाह में, बाल्टिक सागर में। कई धमाकों ने इंजन और प्रणोदन प्रणाली को तबाह कर दिया। हां, यूक्रेन ने रूसी जलक्षेत्र के भीतर हमला किया। हालिया हमला 29 जून को हुआ था। विला मोरा, जो माल्टा का झंडा लिए हुए था, लीबिया के बेंगाजी के पास यात्रा कर रहा था जब एक जोरदार विस्फोट ने इंजन रूम को पानी से भर दिया और प्रोपल्शन शाफ्ट और स्टीयरिंग सिस्टम को नष्ट कर दिया। इन सभी हमलों में पैटर्न एक जैसा है। यूक्रेन हमेशा प्रोपल्शन और स्टीयरिंग सिस्टम को निशाना बनाता है, कभी जहाजों को पूरी तरह नहीं डुबोता। यह दुर्घटना नहीं, पूरी तरह रणनीति है। इससे तेल रिसाव नहीं होता, जिससे पर्यावरणीय आपदा और तटस्थ देशों को दूर करने का खतरा टल जाता है। दूसरा, इससे यूक्रेन को यह इनकार करने की सुविधा मिलती है कि उसने ऐसा किया, और वास्तव में यूक्रेन ने कभी भी इन हमलों की आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी नहीं ली है। तीसरा, यह पुतिन के लिए एक कठिन दुविधा खड़ी करता है। अगर रूस इन हमलों के लिए यूक्रेन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकदमा करना चाहता है तो उसे यह साबित करना होगा कि जिन जहाजों पर हमला हुआ है वे उसकी छाया बेड़े का हिस्सा है। इसका मतलब होगा सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करना कि वह अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए झूठे झंडों वाले जहाजों का इस्तेमाल कर रहा है। संक्षेप में, पुतिन एक ऐसे जाल में उलझ गए हैं जिससे निकलना मुश्किल है। जैसे लेकिन इन हमलों का प्रभाव सिर्फ क्षतिग्रस्त हुए जहाजों तक ही सीमित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया तुरंत और नाटकीय थी। बाल्टिक सागर के देश जैसे डेनमार्क, स्वीडन और जर्मनी ने यह मांगना शुरू कर दिया कि उनकी जलसीमा से गुजरने वाले सभी तेल टैंकरों के पास वैध बीमा हो। लगभग रातों रात समुद्री कानून की व्याख्या और भी सख्त हो गई। वहीं नाटो ने ऑपरेशन बाल्टिक सेंट्री शुरू किया, जो एक निगरानी मिशन है
जिसमें गश्ती विमान, युद्धपोत और एक नई नौसैनिक ड्रोन फ्लीट सेल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पुतिन के बेड़े पर रियल टाइम में नजर रखी जा सके। अब बाल्टिक सागर एक गहन सैन्य निगरानी क्षेत्र बन गया है, लेकिन सैन्य प्रतिक्रिया केवल समस्या का एक हिस्सा थी। यूक्रेनी हमलों ने निजी क्षेत्र में भी संकट पैदा कर दिया। वैश्विक समुद्री बीमा बाजार में घबराहट फैल गई। रुककर सोचिए, जब दुनिया में कहीं भी वाणिज्यिक जहाजों को गुप्त सैन्य अभियानों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो बीमा जोखिम की गणना कैसे की जाए? परंपरागत बीमा कंपनियां, जो दुनिया की 90% नौवहन को कवर करती है, ने रूस से दूर दूर तक जुड़े किसी भी जहाज को बीमा कवरेज देना बंद कर दिया। इससे एक समानांतर बीमा बाजार बनाना पड़ा, जिसमें रूसी, चीनी और अन्य गैर पश्चिमी देशों की कंपनियां संदिग्ध कवरेज प्रदान कर रही हैं। कुछ बीमा कंपनियों द्वारा पूर्णतया फर्जी दस्तावेज जारी करने का खुलासा हुआ है। पुतिन को अपने बेड़े को बनाए रखने के लिए बढ़ती लागतों का सामना करना पड़ रहा है। हर यूक्रेनी हमला न केवल एक जहाज को महीनों के लिए सेवा से बाहर कर देता है, बल्कि पूरी फ्लीट के बाकी जहाजों के बीमा और रखरखाव की लागत को भी कई गुना बढ़ा देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूक्रेन ने पुतिन की छाया फ्लीट, जो प्रतिबंधों से बचने का उसका समाधान थी, उसे एक विशाल वित्तीय सिरदर्द में बदल दिया है। लेकिन शायद इस अभियान का सबसे प्रभावशाली पहलू यह है कि यह लगभग 200 साल पुरानी एक सैन्य सिद्धांत की पुष्टि करता है। 19वीं सदी में फ्रांसीसी नौसेना ने जीन एकोल सिद्धांत विकसित किया था, जिसमें कहा गया था कि यह एक छोटी नौसेना दुश्मन के मुख्य जहाजों के खिलाफ कई छोटी, तेज और सस्ती नावों का उपयोग करके एक बड़ी नौसेना को हरा सकती है। यूक्रेन ठीक इसी सिद्धांत को 21वीं सदी की तकनीक के साथ लागू कर रहा है। उन्होंने बिना पारंपरिक नौसेना के सस्ते नौसैनिक ड्रोन का उपयोग करके रूसी काला सागर बेड़े के 1/3 हिस्से को अक्षम कर दिया। अब उन्होंने इस रणनीति को सैन्य युद्ध से आर्थिक युद्ध तक विस्तारित कर दिया है। वे रूस की वास्तविक आर्थिक पूंजी के रूप में व्यापारिक जहाजों पर हमला कर रहे हैं। महासागरों में यह अंधेरी जंग अभी शुरू ही हुई है। रूस पहले से ही अपने नौसैनिक काउंटर ड्रोन विकसित कर रहा है और व्यापारिक मार्गों की निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर और जेट का उपयोग कर रहा है। पुतिन यहां तक कि उच्च मूल्य वाले तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट करने के लिए युद्धपोतों का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं, जिससे यूक्रेनी बलों या यहां तक कि नाटो के पर्यवेक्षकों के साथ सीधे टकराव का खतरा काफी बढ़ जाएगा। उदाहरण पहले ही दिया जा चुका है। अन्य देश जो ऐसी फ्लीट्स चलाते हैं, जैसे कि ईरान और उत्तर कोरिया, वे रूस द्वारा उजागर की गई कमजोरियों और यूक्रेन द्वारा विकसित तरीकों दोनों का अध्ययन कर रहे हैं। अब छोटे देशों को भारी नुकसान पहुंचाना आसान हो गया है। समुद्र में यूक्रेन ने दिखाया कि छोटा देश भी स्मार्ट तकनीक से बड़े विरोधी की अर्थव्यवस्था पर सीमाओं से दूर भी हमला कर सकता है। पुतिन को लगा उसकी छाया फ्लीट अदृश्य है। यूक्रेन ने दिखा दिया है कि आज के समय में महासागर में छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। आपकी राय जानना चाहता हूं। इस सब के बाद क्या आप मानते हैं कि युद्ध फंड करने वाले जहाजों पर यूक्रेन के सीधे हमले पश्चिम के पारंपरिक प्रतिबंधों से ज्यादा असरदार है? अपना जवाब कमेंट में दीजिए। यदि इस वीडियो से समुद्र में चल रही काली लड़ाई समझने में सहायता मिली, तो इसे मित्रों संग शेयर करें और ऐसे विश्लेषणों हेतु चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे।